नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात शिवराज मंत्रिमंडल को लेकर। दिल्ली में महामंथन चला है और कयास यह लगाया जा रहा है कि इस महामंथन के बाद शिवराज सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो जाएगा। दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच तकरीबन पौने 2 घंटे तक चर्चा हुई है, मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले सीएम ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात की। घंटों मंत्रियों के नाम को लेकर चर्चा की गई है। दिल्ली में सीएम के साथ साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। तो कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आज वापस लौटेंगे सीएम शिवराज और पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद आज वो वापस भोपाल लौटने वाले हैं। शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए नाम लगभग तय हैं। इससे पहले राज्यसभा चुनाव माना यह जा रहा था कि राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर इस मंत्रिमंडल विस्तार को रोका गया है। फिलहाल 5 मंत्री, मुख्यमंत्री समेत 5 जो मंत्रिमंडल का चेहरा है और तकरीबन 23 से 30 के बीच ये संख्या रह सकती है। इससे पहले भी हमने आपको न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आपको ये खबर दिखाई है कि किस तरीके से नाराज लोगों को साधने की कवायद हो रही है, चाहे वो निगम मंडल के नाम पर हो, चाहे वो सहकारी बैंकों के अध्यक्षों के नाम पर हो। कई ऐसे नाम हैं जो पेंच फंसा रहे हैं। दिक्कत इस बात की भी है कि पूरा का पूरा कुनबा लेकर अपने 22 नेताओं के का हृदय परिवर्तन करवा के सिंधिया भी अब चूंकि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कुनबा और परिवार दोनों बड़े हैं। जाहिरा तौर पर नाराजगी भी बड़ी है। तो शिवराज मंत्रिमंडल में संभावित नाम जो है वो हम आपको बता रहे हैं। कल कैबिनेट विस्तार हो सकता है, एक्सक्लेमेशन अभी लगा हुआ है। भोपाल से रामेश्वर शर्मा का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा विकल्प के रूप में विश्वास सारंग, एससी कोटे से विष्णु खत्री, रायसेन से रामपाल सिंह का नाम भी आगे है। इंदौर से उषा ठाकुर का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके बाद रमेश मेंदोला हैं, विजयवर्गीय के खेमे से आते हैं। मालिनी गौड़, इनके नाम पर भी विचार चल रहा है। मालवा निमान से मोहन यादव, चेतन कश्यप, यशपाल सिंह सिसोदिया, इनके नाम पर चर्चा है। आदिवासी कोटे से विजय शाह, मंत्री भी रह चुके हैं, या प्रेम सिंह पटेल। ग्वालियर चंबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही है सारा संतुलन साधने की जो कवायद है। ग्वालियर चंबल से अरविंद भदौरिया का नाम, विकल्प के तौर पर यशोधरा राजे सिंधिया, पहले भी मंत्री रह चुके हैं। बुंदेलखंड से गोपाल भार्गव का नाम सबसे आगे, काबीना मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता हैं। विकल्प के तौर पर भूपेंद्र सिंह का नाम, दोनों ही मंत्री रहे हैं, अब परिवार बड़ा हो गया है। एससी कोटे से हरिशंकर खटीक का नाम, पहले भी मंत्री रहे। विंध्य से राजेंद्र शुक्ल और गिरीश गौतम में से किसी एक को जिम्मेदारी मिलेगी। राजेंद्र शुक्ल, याद करिए, सोनू सूद से मदद मांगी थी, तब ट्रोल भी हुए थे। शरदेंदु तिवारी युवा चेहरे के तौर पर, इनका भी नाम। रामलल्लू वैश्य, ओबीसी कोटे से। कुंवर सिंह टेकाम, एसटी कोटा। ये वो नाम है, ये वो चेहरे हैं जो आपको कल अगर कैबिनेट विस्तार होता है तो उसमें नजर आ सकते हैं। तो बुंदेलखंड से गोपाल भार्गव का नाम सबसे आगे है। विकल्प के तौर पर भूपेंद्र सिंह, पहले गृह मंत्री भी रहे हैं, और जो दोस्ती सिंधिया खेमे से जो दोस्ती निभाने की बात थी उसमें भूपेंद्र सिंह की भी बड़ी भूमिका थी। एससी कोटे से हरिशंकर खटीक का नाम। गोपाल भार्गव सबसे आगे, बुंदेलखंड की अगर बात आएगी सबसे आगे उनका नाम है। और विंध्य से कौन कौन संभावित नाम है वो हम आपको बता रहे हैं, लगातार स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। जातीय संतुलन, राजनीतिक संतुलन और उपचुनाव के संतुलन, ये तीन बड़े संतुलन हैं जिन्हें साधना है। विंध्य से संभावित नाम राजेंद्र शुक्ला, गिरीश गौतम, इनमें से कोई एक। शरदेंदु तिवारी युवा चेहरे के तौर पर। रामलल्लू वैश्य, ओबीसी कोटा। एसटी से कुंवर सिंह टेकाम। तो ये वो संभावित नाम हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं शिवराज मंत्रिमंडल में। हालांकि पेज भी कई फंसे हुए हैं।
पेच भी कई फंसे हुए हैं। शिवराज मंत्रिमंडल का चेहरा कल साफ हो सकता है। करीब करीब जो संख्या के हिसाब से अनुपात है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो तकरीबन 30 से 32-35 के आसपास मंत्री हो सकते हैं। सिंधिया समर्थक और कांग्रेस से जो बागी हुए हैं उनके नाम जान लीजिए। इमरती देवी, लॉकडाउन के दौरान इनकी भी कई तस्वीरें सामने आई, एक कथित ऑडियो भी वायरल हुआ था। प्रद्युम्न सिंह तोमर, याद कीजिए, आस्था उनकी इतनी बलवती हो जाती है कि वो बिल्कुल दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आए, साफ सफाई करते हुए नजर आए। महेंद्र सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, राज्यवर्धन दत्तीगांव, इस चेहरे पर आप खास निगाहें रखिए। राज्यवर्धन दत्तीगांव, एदल सिंह कंसाना, बिसाहूलाल सिंह। बिसाहूलाल परम कांग्रेसी ये कहे जाते थे और अब बीजेपी के साथ है। महाकौशल जिसे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ के तौर पर देखा जाता है। महाकौशल से कौन कौन हो सकते हैं? अशोक रोहाणी, ये आपको नहीं चौंकाएगा। अजय विश्नोई पहले भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। संजय पाठक, इन्होंने कहा है कि मरते दम तक भाजपाई रहेंगे, बीच में कहा है, पुराने कांग्रेसी हैं, विरासत में इन्हें सत्ता मिली थी। गौरीशंकर बिसेन, देवी सिंह सह्याम एसटी कोटे से, ये तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं। तो कल अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है, इन्हीं में से कोई चेहरे आपको नजर आएंगे। महाकौशल के नाम भी, अशोक रोहाणी, अजय विश्नोई, इनमें से कोई एक। संजय पाठक कारोबारी भी हैं और नेता भी हैं। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे और इसी मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा करेंगे। तमाम नाम हमने आपको बताए हैं, विंध्य से संभावित नाम बता दिए, महाकौशल से बताएं, बुंदेलखंड से किसका नाम सबसे आगे चल रहा है, और सहयोगी अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, लगभग जो चेहरे हैं, नाम है, वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। शायद यही संतुलन साधना सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल ललित, देखिए जिस तरीके से जो नाम निकल कर आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात जिस तरीके से आपने कहा है कि जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन के अलावा सियासी संतुलन को साधना भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कल जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई है वो जातीय संतुलन और सियासी संतुलन को साधने को लेकर है। सियासी संतुलन के मायने इस हिसाब से हैं कि ना सिर्फ सिंधिया को खुश करना है, बल्कि उन तमाम लोगों को खुश करना है जो कि पार्टी में असंतुष्ट हैं, जिनमें असंतोष उपज सकता है, उनको किस तरीके से संतुष्ट किया जा सकता है, इसको लेकर खासा लंबा मंथन हुआ है। इसके अलावा जातीय संतुलन भी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगा, क्योंकि इस बार 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में जातीय संतुलन उपचुनाव में एक बड़ा रोल बीजेपी के लिए अदा कर सकता है। यदि किसी जाति या किसी वर्ग को नाराज किया जाता है, मंत्रिमंडल से बाहर रखा जाता है, तो उसका उपचुनाव पर असर हो सकता है। इस पर सबसे ज़्यादा फोकस इस समय पार्टी करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, जो हम नाम लोगों को बता रहे हैं, वो बिल्कुल साफ है तस्वीर के इन्हीं नामों पर मुहर लगनी है। 23 से 24 मंत्री हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात है कि कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात हुई है, कुछ नामों को लेकर आपत्ति विपत्ति भी निकल कर आई है, क्योंकि जैसे ही ये खबर बाजार में आई कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, सबसे पहले हमने न्यूज़ 18 पर दिखाया कि मंत्रिमंडल विस्तार के 30 तारीख के करीब हो सकता है, तो उसके बाद तमाम जो दावेदार थे वो पूरी तरीके से सक्रिय हो गए। भोपाल से लेकर दिल्ली तक अपने आकाओं को फोन लगाया जा रहा है, संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी मुश्किल में वो चेहरे हैं जो पहले भी मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं, पार्टी के सीनियर लीडर हैं, सीनियर विधायक हैं, और कहा यह जा रहा था कि उनको अब पार्टी आराम दे सकती है। तो उन लोगों ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करना
करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इस समय दिल्ली में मौजूद है, तो दिल्ली में किस तरीके से अप्रोच की जा सकती है, किस तरीके का जोर लगाया जाता है, इसको लेकर संपर्क लगातार किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और थावरचंद गहलोत समेत तमाम जो बड़े नेता हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि राज्यपाल के को आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का प्रभारी राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि कल तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। खबर इस बात को भी लेकर है कि मुख्यमंत्री आज एक बार फिर पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं। कल जो चर्चा हुई थी उसमें कुछ नामों को लेकर आपत्ति निकल कर आई थी कि किन नामों को शामिल किया जा सकता है जिससे सियासी और जातीय संतुलन को साधा जा सके। क्षेत्रीय संतुलन भी महत्वपूर्ण किरदार रहेगा, क्योंकि ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर उपचुनाव होना है। वहां मैं दो नाम मैं इस पर आना चाह रहा हूं, ग्वालियर चंबल पर भी मैं आना चाह रहा हूं। एक जो नाम है वो चौंकाता नहीं है। दरअसल जिस परिपाटी पे आजकल तेजी से काम कर रहे हैं रामेश्वर शर्मा, तो उनका नाम चौंकाता नहीं है। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण है अनुराग, जिसका आपने जिक्र किया, ग्वालियर चंबल अंचल, वहां पर ही सारी दिक्कत है। चुनाव भी जीतना है, लेकिन नाम की लिस्ट में ग्वालियर चंबल से कम नाम है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए इसी बात को लेकर कल दिल्ली में भी पार्टी नेताओं के साथ चर्चा हुई है कि ग्वालियर चंबल इलाके से कितने चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। एक और हम अहम बात बता दें कि अभी तक ये तय माना जा रहा था कि 22 से 23 चेहरे ही मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाए जाने की खबर निकल कर आ रही है। 24 से 25 तक सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकते हैं। ग्वालियर चंबल इलाके में जितने सिंधिया समर्थक हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, इधर से गुना से आपके महेंद्र सिंह सिसोदिया निकल कर आते हैं, इमरती देवी को मंत्री बनाया जाना लगभग तय है। तो ये इन चेहरों को पर तो पार्टी दाव लगाएगी, लेकिन कुछ और चेहरों को, यशोधरा राजे सिंधिया का भी मंत्री बनना तय है। इसके अलावा कुछ और ऐसे चेहरों को लेकर भी मंथन किया जा रहा है जो कि ग्वालियर चंबल इलाके में पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं। ग्वालियर चंबल के इलाके में देखिए एक और सबसे अहम बात है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार फूल सिंह बरैया का नाम आगे रखने की कवायद शुरू की है, क्योंकि वो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और वहां पर उनकी पेठ मजबूत है और भांडेर सीट से उनका चुनाव लड़ने की भी पूरी तरीके से संभावना है। तो ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है, उसके बाद बीजेपी भी चाहती है कि ग्वालियर चंबल इलाके में कुछ इस तरह की रणनीति बनाई जाए जिसमें मंत्रिमंडल में किसी तरह का असंतोष ग्वालियर चंबल इलाके से तो कम निकल कर ना उसी बात की वहां का असंतोष बड़ा भारी पड़ जाता है, हृदय परिवर्तित कर लेते हैं लोग। तो अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अनुराग ने जो एक बड़ा अपडेट ये दिया है कि शुरुआत से हम आपको बता रहे हैं कि तकरीबन 23-24 नाम का हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब जो जानकारी अनुराग ने दी है, बड़ा अपडेट, ये लिस्ट बढ़ाई जा सकती है। अब चलिए राष्ट्रभक्ति की नई परिभाषाओं पर बात करेंगे। भोपाल से ये अपडेट है। साध्वी प्रज्ञा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला था, इसे लेकर जीतू पटवारी ने पलटवार भी किया, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन प्रज्ञा ने क्या कहा, जो सांसद भी हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की राष्ट्रभक्ति पर उन्होंने कहा कि विदेशी महिला के गर्भ से पैदा हुआ व्यक्ति राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। कांग्रेस में ना तो सभ्यता है ना ही संस्कार है। राष्ट्रभक्ति आएगी कहां से? जो 2 देशों की सदस्यता लेकर बैठा हो, राष्ट्रभक्ति वहां कैसे आएगी? अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उसको तो ना तो बोलने की सभ्यता है, ना उनकी पार्टी में संस्कार है और ना ही उनके पार्टी में देशभक्ति है। और मैं एक ही बात कहूँगी, देशभक्ति आएगी कहाँ से? जब 2 देशों की सदस्यता लेकर के रहेंगे। चाणक्य ने कहा था इस भूमि का पुत्र ही इस देश की रक्षा कर सकता है। विदेशी महिला के गर्भ से उत्पन्न कभी कोई भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। और इधर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पलटवार भी कर दिया है। जीतू पटवारी ने बिना नाम लिए साध्वी प्रज्ञा को जवाब दिया, कोई भी देशभक्त आतंकवादी नहीं हो सकता है, कोई गोडसे भक्त देशभक्त नहीं हो सकता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो एक ट्वीट उन्होंने किया है जीतू पटवारी। कुछ दिनों पहले एक और ट्वीट उन्होंने किया था, इसमें विकास का इंतजार करने का जिक्र उन्होंने किया था। उसे लेकर काफी फजीहत भी उन्हें उठानी पड़ी है।
और अब इस बार उन्होंने नाम नहीं लिखा है, पर गोडसे की याद दिला दी है। प्रज्ञा ठाकुर को गोडसे की याद उन्होंने दिला दी है। आतंक के जो आरोप उन पर लगे थे उसका जिक्र उन्होंने कर दिया है। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा अरुण के पास आपको लिए चलेंगे। अरुण, ट्विटर पर अभी ये चल रहा है वार पलटवार, लेकिन ये बहुत दिलचस्प होने वाला है, कम से कम ये जो राष्ट्रभक्ति की नई परिभाषा प्रज्ञा ठाकुर ने दी है उसके बाद। बिल्कुल, देखिए दोनों नेताओं की अगर बात की जाए, साध्वी प्रज्ञा हो या जीतू पटवारी, दोनों ही सुर्खियों में बने रहते हैं। अपने बयानों की वजह से हमेशा मीडिया की सुर्खियां बटोरते हैं और चर्चाओं में भी बने रहना चाहते हैं। यही बात है कि जब प्रज्ञा ठाकुर ने ये बयान दिया तो उसके बाद जीतू पटवारी ने भी बिना नाम लिए उन पर भी निशाना साध दिया, गौड़ से भक्त बताया और कहा कि आतंकवादी कभी देशभक्त नहीं हो सकते। तो ये जवाब जो उनका सवाल था प्रज्ञा ठाकुर का, उसका उन्होंने एक तरह से जवाब दिया। तो ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच हमेशा से परिपाटी चली आ रही है, उसी का ये नतीजा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि देशभक्त कौन है कौन नहीं है, इसको लेकर जरूर अब बहस जरूर छिड़ी रही है। हमेशा से ही गॉडसे को लेकर भी कांग्रेस हमेशा बीजेपी पे निशाना साधती रही है और यही जो परिपाटी है उसको जीतू पटवारी ने आगे बढ़ाया। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन आप लगातार हमारे साथ बने रहेगा, एक और अहम खबर हम अपने दर्शकों को बताएंगे और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। तो जिस बात की चिंता कांग्रेस को ज्यादा करनी चाहिए, राष्ट्रभक्ति देशभक्ति से तर, वो फिर सामने आई है, यानी कांग्रेस की अंतर्कलह। सांवेर चुनाव को लेकर एक बैठक बुलाई गई और बैठक में कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। शहर अध्यक्ष और पूर्व पार्षद के बीच विवाद हुआ, दोनों ने एक दूसरे को पीटने की धमकी दे दी। ये नेता है, जिम्मेदार नेता, पीटने की धमकी दे दी। बैठक छोड़कर निकल गए शहर अध्यक्ष विनय वाकलीवाल। बाद में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इस विवाद को सुलझाया। सहयोगी अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, राष्ट्रभक्ति पर चर्चाएं चल रही हैं, ट्विटर चल रहे हैं, पर दिक्कत सबसे बड़ी है कांग्रेस की कलह, और अब वो फिर सामने आई है। जानकारी दें जरा अरुण। बिल्कुल, देख सांवेर का उपचुनाव है इंदौर जिले में और उसको लेकर एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें विशाल पटेल हैं जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके फार्म हाउस पर ये बैठक चल रही थी जिसमें विधायक संजय शुक्ला भी मौजूद थे, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भी मौजूद थे, कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे, प्रेमचंद गुड्डू जो सांवेर से प्रत्याशी बनने वाले हैं कांग्रेस के, वो भी उसमें मौजूद थे। लेकिन इसी बीच जो शहर अध्यक्ष हैं विनय वाकलीवाल और चिंटू चौक से जो पूर्व पार्षद हैं उनके बीच बहस हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये शहर अध्यक्ष है, उन्होंने समय पर सूचना नहीं दी उनको बैठक की। इसको लेकर उन्हें बहस हुई और मामला अपशब्दों तक पहुंच गया, जमकर अपशब्दों का प्रयोग इस बैठक में हुआ। उसके बाद एक दूसरे को जान से मारने की धमकी भी दी गई और इसके बाद शहर कांग्रेस के जो अध्यक्ष है विनय वाकलीवाल वो मीटिंग छोड़कर चले गए। हालांकि बाद में जब विशाल पटेल ने उनको फोन लगाकर बुलाया तो वापस वो मीटिंग में आए। लेकिन हम आपको बता दें कि जो शहर अध्यक्ष है विनय वाकलीवाल वो वैसे तो व्यापारी हैं और जो संगठन में कम ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि वो दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष हैं और इसीलिए वो शायद कार्यकर्ताओं को सूचित भी नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि इंदौर में 2 कार्यकारी शहर अध्यक्ष और बनाने चाहिए जिससे कि संगठन मजबूत हो। यही कारण रहा कि दोनों में विवाद हो गया और इस बीच जीतू पटवारी ने फिर दोनों को बैठकर समझाइश दी, उनके बीच सुलह कराई, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे मामले आए हैं। जीतू पटवारी सुलह और समझाइश के धीरे धीरे एक्सपर्ट हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे। यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।